दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के भी क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। अगर आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करते हो तो टीआरई 4 के लिए स्पेशल है यह प्रैक्टिस सेट। आप सभी के लिए ग्रामर, साहित्य, एनसीईआरटी, एससीईआरटी सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और आप लोग कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग यह प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेते हैं। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है अगर आप लोग इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जितने लोगों को भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के जितने भी भाई बहन हैं विषय हिंदी है, उनका हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से इनिशिएटिव नए नए चलाए जाते हैं। जैसे आप सभी का पीवाईक्यू करवाया ही जा रहा है, साहित्य का भी करवाया जा रहा है। इसके साथ में दोस्तों 5 तारीख से 5 फरवरी से आप सभी का व्याकरण भी स्टार्ट हो जाएगा और साहित्य दोनों पैरेलल में चलेंगे। ठीक, प्रैक्टिस सेट आप सभी का हर दूसरे अल्टरनेट डे पर आएगा। आप सभी का हर दूसरे दिन आप सभी का एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है टीआरई 4 का, वैसे ही आप सभी को पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अगर आप लोग ज्वाइन अभी से करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए इस सीरीज को। दोस्तों आप लोगों को बहुत लाभ होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें चलाई जा रही हैं तो उसकी वैल्यू समझिए। आप लोग को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टीचर ऐसा नहीं समझा सकता जैसे इस चैनल के माध्यम से समझाया जाता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, तो यह था थंबनेल का एनालिसिस। मेरा नाम ललित द्विवेदी है। मैं आपको हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। अल्टरनेट डे पर करवाता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही आप सभी को कम से कम 2.5 महीने मिलेगा। मतलब मान के चलिए आप सभी को मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों मिलेगा 75 दिन मिलेगा। 75 दिन के ऊपर नहीं मिलेगा। 2 से 2.5 महीने मिलेगा एग्जाम के लिए, अगर मिलेगा भी तो, नहीं तो उससे पहले करवा लिया जाएगा। तो जितना भी टाइम होगा उतने में हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, सिर्फ ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है आप सभी को चैनल को, और शेयर करना है, लाइक करना है और अपनी वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, बस इतना करना है और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कंटिन्यू करिए, सीरीज आप लोग फॉलो कीजिए। आप लोगों के में से 80 में से 75 नंबर आएंगे, यह वादा है अगर यह सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो। आप लोगों के आएंगे और नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे, यह वादा है। एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जितने भी करवा पाएंगे उतने नोट्स आप सभी को कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग कोई भी डाउट ना रखना इस चैनल पर। चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। किशन और धन्नो चाची किस कहानी के पात्र हैं? किशन और धन्नो चाची किस कहानी के पात्र हैं आप सभी को बताना है। दादी माँ के हैं, बी है मिठाई वाला के हैं, सी है चिड़िया की बच्ची, डी है कंचा। किशन और धन्नो चाची किस कहानी के पात्र हैं आप सभी को बताना है। तो दादी माँ, दादी माँ कहानी के पात्र हैं। अच्छा, दादी माँ किस विद्या की रचना है आप सभी से पूछ लिया जाएगा, तो कहानी है, कहानी विद्या की रचना है। और किसके रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। इतना याद रखना, मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों बताइए आप सभी लोग आंसर। भगवती प्रसाद वाजपेयी कृत मिठाई वाला शीर्षक कहानी में मिठाई वाला किन किन रूपों में आया था? तो यह मिठाई वाला जो किस विद्या की रचना है? कहानी है। इतना ये भी आप सब लोगों को याद रखना क्योंकि यही पूछा जाएगा। यह एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। इसमें बीच बीच में एनसीईआरटी एससीईआरटी के मिलेंगे, फिर आप सभी को साहित्य से मिलेंगे, कुछ बुक्स के मिलेंगे, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के मिलेंगे, बच्चन सिंह का मिलेगा। अब सभी सभी के इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चंस। आप सभी लोग ध्यान लगा के सुनना लास्ट तक। दूसरा है दोस्तों, तो मिठाई वाला किन किन रूपों में आया था आप सभी को बताना है। 2 नंबर का आंसर बताना है। तो सभी रूपों में आया था, मतलब मुरली वाला के रूप में आया था, खिलौने वाला रूप में आया था, मिठाई वाला रूप में आया था। तीनों रूपों में आया था। ठीक है, मिठाई वाला। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर का आंसर आप सभी को बताना है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। और राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में उक्त विचार किस पात्र के हैं आप सभी को बताना है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि कौन से बताना है। अहिल्या के हैं, सबरी के हैं, तारा के हैं कि मंदोदरी के हैं। आप सभी को 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दोस्तों यह अहिल्या के हैं, अहिल्या की ये शब्द है। ठीक है, उक्त विचार किसके हैं? अहिल्या के हैं। अच्छा, भगवान श्री राम ने जो शापित अहिल्या को अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो जब उन्होंने पवित्र क्या किया था, चरणों से स्पर्श किया था, तो वह फिर से पुनः जीवित हो गई थी अहिल्या। ठीक है, चलिए दोस्तों जितना ही जानना जरूरी है, प्रैक्टिस सेट है, कोई एक्सप्लेनेशन क्लासेस नहीं है। 4 नंबर प्रश्न है। लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। लंकापति
सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। श्री राम के कथन में लंकापति किसको कहकर संबोधित किया गया? कुंभकर्ण को, विभीषण को, रावण को, हनुमान को। तो विभीषण को कहकर संबोधित किया गया। किसे? विभीषण को। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 5 नंबर का आंसर बताना है। 5 नंबर का आंसर बताइए। अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व किस विद्या की रचना है? आप सभी को बताना है। तो निबंध है। तो इसके रचयिता कौन है? आप सभी को, यह एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अक्षरों का महत्व निबंध के रचयिता, जो जिन्होंने ना देखा हो जाकर पीछे देख लीजिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। 6 to 8 के अभी डिस्कशन किए हैं, 9 to 10 के डिस्कशन करना है, 11 to 12 आप सभी को जल्द ही मिल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को जरूर देखना, क्योंकि आप सभी को पता चल जाएगा कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर क्लास के 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 आप सभी को कम से कम 8-8, 900 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो 8 रुक 24, 2500 क्वेश्चंस तीनों क्लासेस के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जूनियर, पीजीटी, टीजीटी, ठीक, तीनों के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अक्षरों का महत्व निबंध के रचयिता कौन है? सुंदराराम स्वामी, गुड़ाकर मेले, गुड़ाकर मूले, जयंत विभूषण नरलीकर और विष्णु प्रभाकर। डी वाला ऑप्शन बताइए। आप सभी लोग आंसर बताइए। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुड़ाकर मूले। इसका आंसर हो जाएगा गुड़ाकर मूले, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न, टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा रामास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा रामस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो कहाँ हुआ था आप सभी को बताना है। 6 नंबर का उत्तर तमिलनाडु में हुआ था। और हुआ कब था इनका, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1931 में हुआ था, ठीक है। तो टिकट एल्बम कहानी के रचयिता कौन है, ये पूछा जाएगा। सुंदरा रामास्वामी है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और टिकट एल्बम किस विद्या की रचना है? तो कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भतियाली किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? भतियाली बताना है किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ए है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है बंगाल, डी है झारखंड। तो आप लोग आंसर करेंगे। तो बंगाल है क्या? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल, ठीक। भतियाली और बाउल, ये दो याद रखना, भतियाली और बाउल। एक होता है बाउल, ये होता है बाउल, ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल के, ठीक है। चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भारत की खोज रचना कितने अध्याय में विभक्त है? देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आप सभी को मिल रहा है भारत की खोज से, तो कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी। अभी तो और कराने हैं, अभी तो प्रैक्टिस सेट है, अभी स्पेशल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाने हैं आप सभी को। भारत की खोज रचना कितने अध्याय में विभक्त है? आप सभी को बताना है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 2, 9, 15, 7, तो 9 अध्यायों में विभक्त है। अब भारत की खोज किसकी रचना है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हालांकि जवाहरलाल नेहरू की है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या बताना है। 1100 है, 1800 है, 700 है, 900 है, ठीक है। तो 700 श्लोक है। कितने भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। अध्याय पूछ लिया जाए तो 18 अध्याय हैं। कितने? 18 अध्याय हैं, ठीक है। और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। आप सभी लोग इतना याद रखना। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, ठीक है। और इस कितने अध्यायों में? 18 अध्यायों में विभाजित है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट। नवी जेल यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी रचना की? तो भारत की खोज की। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस किसके शासनकाल में लिखा गया? आप सभी को आंसर बताना है। विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस किसके काल में लिखा गया? आप सभी को आंसर करना है। ए हो जाएगा चंद्रगुप्त, ए हो जाएगा चंद्रगुप्त, बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हो जाएगा समुद्रगुप्त और डी हो जाएगा कुमारगुप्त। तो आप सभी को हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा और 12 नंबर प्रश्न है। महात्मा और कवि नाम से पत्राचार्य का संग्रह किन किन के बीच प्रकाशित हुआ? महात्मा और कवि, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी चाचा नेहरू, महात्मा गांधी और निराला। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी और कवि, ठीक है, महात्मा गांधी और कवि पत्राचार्य का संग्रह महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में प्रकाशित हुआ। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह सब एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चन है। टीआरई 4 के लिए रामबाण है। टीआरई 4 की जो तैयारी करता है, स्टेट की तैयारी करता है, दोनों के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। और टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के हो, आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहन गहर में डूब गए हैं? ठीक है। लेखक किसका है? लेखक किसका है आप सभी को बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, बाबू गुलाब राय का है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत और सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? ठीक है। तो लेख किसका है आप सभी को बताना है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह लेख है। ठीक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। थोड़ा और स्क्रॉल कर लें। हाँ, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेख के अनुसार जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो पोस्टरों पर कौन से वाक्य छप गए थे? वह सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखें, उपरोक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो आप सभी का डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी। ये सभी हो जाएंगे। वह सभी सजीव सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखें, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रथा किसकी पुत्री है? प्रथा किसकी पुत्री थी आप सभी को बताना है। प्रथा किसकी पुत्री थी? सूरसेन की, कुंती भोज की, अधिरथ की, धृतराष्ट्र की? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सूरसेन की थी। प्रथा सूरसेन की पुत्री थी। ठीक है। और सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन कौन से? श्री कृष्ण के पितामह थे। ठीक है। सूरसेन के फुफेरे भाई का नाम क्या था? कुंती भोज। ठीक, कुंती भोज नाम था, जिनको कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था। क्या दिया था? वचन दिया था कि वह अपनी पहली संतान को उन्हें गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने अपनी कन्या प्रथा को कुंती भोज को दे दिया था। ठीक है। तो प्रथा किसकी पुत्री थी? सूरसेन की पुत्री थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर बताना 16 नंबर। यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। यदि भीम और अर्जुन सहमत हो। जरासंध पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? श्री कृष्ण का, युधिष्ठिर का है, बलराम का है, उग्रसेन का? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का कथन है। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर दूसरे व्यक्ति कौन गया था? तो दूसरा व्यक्ति कौन गया था शांति की बातचीत करने के लिए हस्तिनापुर श्री कृष्ण के साथ? कौन गया था यह बताना है आप सभी को। ठीक, संजय गए थे, सात्विक गए थे, इंद्रसेन गए थे कि बलराम गए थे? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। ठीक, तो कौन गए थे? सात्विक गए थे। सात्विक गए थे श्री कृष्ण के साथ में हस्तिनापुर। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 18 नंबर। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन में कितने वर्ष तक तपस्वियों का सजीवन व्यतीत किया? 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक? 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 3 वर्ष तक तपस्वियों का जीवन व्यतीत किया धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने। ठीक है। तो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक तपस्वियों का जीवन व्यतीत किया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम दोस्तों। 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। काबा किर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है आप सभी को बताना है। रहीम दास, मलूक दास, कबीर दास, नानक? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो कबीर दास हैं। क्या? कबीर दास हैं। काबा किर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो कबीर दास जी की यह पंक्तियां हैं। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आप सभी को। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम बताइए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम क्या है? तो अवहट्ट है। कहाँ है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम अवहट्ट है। ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा? पहला हो जाएगा संस्कृत आप सभी का, पहला हो जाएगा संस्कृत। ठीक, अगर दूसरी पूछी जाए आप सभी से तो पाली हो जाएगी। दूसरी पाली, पहली संस्कृत हो जाएगी, दूसरी पाली हो जाएगी। अब तीसरी पूछ ली जाए तुमसे, सॉरी आप लोगों से, तो प्रकृत हो जाएगी। तीसरी प्रकृत हो जाएगी। चौथी पूछ ली जाए, चौथी तो आप सभी की अपभ्रंश हो जाएगी। यह जो लिखी हुई है चौथी है, अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है। कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी। पांचवी अपभ्रंश के उत्तरकालीन, मतलब उत्तरकालीन कौन सी हो जाएगी? अवहट्ट। उसके बाद क्या हो जाएगी? अवहट्ट अपभ्रंश के। चलिए दोस्तों अगर पूर्वकालीन पूछी ली जाए तो प्राकृत हो जाएगी, उत्तरकालीन पूछी गई तो अवहट्ट हो जाएगी।
ठीक, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये याद रखना चारों। चलिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, वर्णों के संयुक्तीकरण, दुरूप वर्ण, और डी है समरूप वर्ण। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो आप सभी को हो जाएगा देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल बिल्कुल अनुरूप है। आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं। ठीक है, अंत में संयुक्त व्यंजन जैसे छत्र, छ, त्र, ज्ञ और स्रा आते हैं। ठीक, चार जो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये अंत में आते हैं। ठीक है, पहले आते हैं स्वर, फिर व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना याद रख, ऐसा याद रखना। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? उड़िया लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, उर्दू लिखी जाती है कि पंजाबी लिखी जाती है? चारों ऑप्शन में से आप सभी को आंसर चूज करना है। तो 22 नंबर का हो जाएगा मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं जैसे संस्कृत हो गया आप सभी का, पाली हो गया, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, कोंकणी भी आप सभी की देवनागरी में लिखी जाती है, सिंधी भी देवनागरी में लिखी जाती है, कश्मीरी भी देवनागरी में लिखी जाती है, डोंगरी भी लिखी जाती है उसमें देवनागरी में, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, भोजपुरी भी देवनागरी में लिखी जाती है, मैथिली और संथाली, ये याद रखना, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, ठीक, ये भी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। नागपुरी पूछ लीजिए, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। उड़िया, उर्दू, पंजाबी देवनागरी में नहीं लिखी जाती। तो मराठी याद रखना देवनागरी में लिखी जाती है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 351 में। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 351 में, आर्टिकल 351 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है आप सभी को बताना है। तो का हो जाएगा, खा हो जाएगा, का हो जाएगा, डा हो जाएगा, धा हो जाएगा। अघोष महाप्राण खा हो जाएगा। क्या? अघोष महाप्राण खा हो जाएगा। ठीक, अल्पप्राण कल बताए थे, अल्पप्राण क्या होते हैं, जैसे आप सभी लोगों का प्रत्येक वर्ग का एक, और हाँ अल्पप्राण होते हैं 1, 3, 5। ठीक, और यार अलावा आप सभी लोग मिला देते हैं और सभी स्वर मिला देते हैं, 1, 3, 5 अल्पप्राण हो जाएंगे, और साथ में आप सभी के सभी स्वर क्या हो जाएंगे, सभी स्वर हो जाएंगे, प्लस अगर लिया जाए तो यार अलाव हो जाएगा, यार अला हुआ, यह सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण। महाप्राण पूछ लिया जाए तो महाप्राण में 2, 3 आप सभी का प्रत्येक वर्ग का 2, 3 अक्षर वर्ण, और उसके साथ में तीनों सा और हा। ठीक, तीनों सा और साथ में हा, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, और घोष देख लिया जाए तो घोष में आप सभी का प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 हो जाएगा, और साथ में दोस्तों याराला व और हा ले लेंगे। ठीक है, तो ये घोष या सघोष हो जाएंगे। अगर आप लोगों से अघोष पूछ लिया जाए, अघोष से बचा हुआ है, तो अघोष भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1 और 2। ठीक है, 1, 3 नहीं लिखा है, या 2 लिखा है, 1 सेकंड रुक जाइए। प्रत्येक वर्ग का 1 और 2। ठीक, उसके बाद में कौन कौन से वर्ण लेंगे, तीनों सा लेंगे। क्या लेंगे, तीनों सा, इसमें तीनों सा लिए जाएंगे, तीनों सा, और इसमें हा नहीं लिया जाएगा, हा सिर्फ लिया जाता है महाप्राण में, अघोष में नहीं लिया जाता है। अघोष में सिर्फ तीनों सा लिए जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 वर्ण लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, पहले होते हैं अग्रस्वर होते हैं, अग्रस्वर, फिर मध्य स्वर होते हैं, फिर पश्च स्वर होते हैं। तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, आ हो जाएगा छोटा। तो कौन सा पश्च स्वर है आप सभी को बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो आप सभी का पश्च स्वर हो जाएगा आ, बड़ा हो जाएगा पश्च स्वर। ठीक है, और मध्य स्वर होता है छोटा, मध्य स्वर, ये मध्य स्वर है आप सभी का। अब आप कहेंगे बड़ा तो पश्च स्वर है, छोटा मध्य स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर छोटा होता है, और छोटा ऊ भी होता है, बड़ा ऊ भी होता है, ओ भी होता है, और अ भी होता है, ये कहते हैं अ। तो ये भी क्या है, पश्च स्वर है। ठीक, ओ क्या है, पश्च स्वर है। ऊ क्या है, पश्च स्वर है। ऊ, छोटा ऊ पश्च स्वर है। ठीक है, छोटी बड़ी ए और ए क्या है, छोटी बड़ी और दोनों ए मतलब छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, ये दोनों आप सभी के क्या हो जाते हैं, अग्रस्वर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। तो प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो स्वरूप क्या है,
पा पर हलंत लग जाएगा और रा हो जाएगा, यह आप सभी का प्रा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, जब पा पर हलंत लग जाएगा, जो आधा रा हो, ये आधा रा है तो यह पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पा का आ है, पा ऐसे तो लिखा जाएगा, पा अगर लिखा जाएगा तो आया, तो आ ये जो है इसमें जुड़ जाएगा रा में, तो यह पूरा रा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए दोस्तों, इसलिए पा पा देखो है, पा पूरा है, लेकिन इसमें प्रा है, जैसे पा पूरा है लेकिन रा आधा है, लेकिन इसमें रा पूरा बताया जा रहा है, पा आधा। कारण यह है कि पा का जो आ आता है वह जुड़ जाता है रा में। ठीक है, आधा रा में जुड़ेगा तो पूरा रा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आप सभी को बताना है। कौन सा प्रश्न नंबर है? 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक, तो आप सभी का हो जाएगा अभ्यंतरिक। शुद्ध शब्द बताना है तो अभ्यंतरिक हो जाएगा शुद्ध शब्द, 27 नंबर का सी। चलिए दोस्तों, और अभ्यंतरिक का मतलब होता है अंदर घटित होने वाला। ठीक है, तो यह आप सभी का सही हो जाएगा, अभ्यंतरिक। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आवाहन, स्वालंबन, स्वालंबन होता है, स्वालंबन नहीं होता, निरावलंबन, आवाहन। आप सभी को बताना है 28 नंबर का, तो आवाहन सही हो जाएगा, या डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, निरावलंबन नहीं होता, इसमें आ की मात्रा अगर हटा देंगे तो सही हो जाएगा, निरावलंबन होता है। ठीक है, निरवलंब होता है। और अगर स्वावलंबी पूछा जाए तो इसमें बड़ा की मात्रा लगा देंगे वा के बाद में, तो स्वावलंबी हो जाए, स्वावलंबन हो जाएगा। और आप सभी के सही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। ये नहीं, 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कल ही इसको डिस्कशन कर चुके हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पूजनी शुद्ध शब्द हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 30 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यशोदा शब्द में कौन सा संधि है? तो यशोदा शब्द में आप सभी को संधि बतानी है, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है यशोदा शब्द में। ठीक है, तो यशोदा शब्द कैसे लिखा जाएगा? यशा, यशा प्लस दा, यशोदा लिखा जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे सरोवर, सरोवर का भी अगर पूछ लिया जाता है तो सराह प्लस, अगर पूछ लिया जाए सरोवर का तो कैसे लिखेंगे? सराह प्लस वर, तो आप सभी का सरोवर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि। हम लोग 31 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न का उत्तर, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प बताना है। उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट में पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें व्यंजन संधि है। क्या व्यंजन संधि है? तो उच्छिष्ट में क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हलंत लगा हो समझ लीजिए, अगर संधि विच्छेद है और संधि प्लस के पहले आप सभी का, मतलब प्लस नहीं कहा जाता है इसमें, योग कहा जाता है या धन कहा जाता है। तो ता कोई व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगा तो वह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो हरीश हो जाएगा, हरीश का बताना है आप सभी को। तो हरीश का आप सभी को संधि विच्छेद बताना है। तो हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश हो जाएगा हरीश। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो हरि प्लस ईश कहाँ गया? ये हरीश। ठीक है, यही सही होगा, हरि प्लस ईश, तो हरीश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और इसमें संधि कौन सी आप सभी को बताना है? तो दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अत्याचार, 33 नंबर प्रश्न है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्याचार में शब्द में कौन सी संधि है आप सभी को बताना है? तो यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि है। तो इसका क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, अत्याचार का। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है, तो इसमें का ई निकाल लीजिए और इसमें का ए आ निकाल लीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये या, तो अत्याचार। ठीक है, तो इसमें क्या है? यड़ संधि है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर प्रश्न। सचिवालय, सचिवालय शब्द में कौन सा संधि है? सचिवालय शब्द में कौन सा संधि आप सभी को बताना है। ठीक, तो इसमें स्वर संधि है। कौन सी? स्वर संधि है। स्वर संधि कैसे है आप सभी को बताना है। स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सचिव प्लस आलय, क्या हो जाएगा इसमें? सचिव प्लस आलय। ठीक है, आलय। ठीक, तो इसमें छोटा आ और प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना जाएगा? बड़ा आ। ठीक है, तो तभी हो जाएगा सचिवालय। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 35 नंबर प्रश्न, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आप सभी को बताने हैं।
35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर आप सभी के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यह 4 शब्द होते हैं। ठीक, 4 भेद होते हैं। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट में बन चुके हैं ऐसे। आप सभी स्टेट दे रहे हैं तब भी लाभदायक है, टीआरई 4 दे रहे हैं तब भी लाभदायक है। अगर स्टेट आप सभी लोग तैयारी करते हैं तो टीआरई 4 की 50 से 60% आप सभी की तैयारी ऐसे हो जाती है। अगर आप लोग तैयारी स्टेट की नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, यही सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा ही लीजिए और उसके बाद में एग्जाम दे आइए, तो आप सभी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 75 नंबर नहीं, आप सभी लोग 80 से 90 नंबर ऐसे ही ले जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ टीआरई 4 पढ़िए, टीआरई 4 पढ़िए या टीआरई 5 पढ़िए, आप लोगों को जो मन हो उस एग्जाम को टारगेट कीजिए। मैं तो कहता हूँ टीआरई 4 पढ़िए, हो सकता है आप सभी को मौका दे दिया जाए तो 15 दिन के अंदर एग्जाम करवा कर रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। टीआरई 2 इसका सापेक्ष उदाहरण है। चलिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आचार, आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है आप सभी को बताना है। तो इसमें पुर्तगाली भाषा से आया है। आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। पुर्तगाली भाषा के कुछ और भी हैं, पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है, बस इतना जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इन क्वेश्चंस में फंस जाएंगे तो आगे बड़े क्वेश्चन है। 37 नंबर प्रश्न का संकर शब्द नहीं है। तो संकर शब्द कौन सा नहीं है? तोपगाड़ी, तोपगाड़ी संकर शब्द है। और छायादार, पुष्टाहार, पुष्टाहार, सूत मील भी संकर शब्द है। ठीक है, और कौन सा? 2 में से आप सभी को बताना है, बी और डी में से आंसर बताना है। ठीक है, तो आप सभी का छायादार भी क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। और पुष्टहार यह संकर शब्द नहीं है। ठीक, पुष्टहार संकर शब्द नहीं है, जबकि तोपगाड़ी, छायादार और सूत मील और एक होता है शीशघर संकर शब्द हैं। ठीक है, ये सब संकर शब्द हैं। चलिए, जैसे रेलगाड़ी हो गया, तोप गाड़ी हो गया, ये सब संकर शब्द हैं। चलिए, पुष्टहार एक संकर शब्द नहीं है। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रोशनदास, रोशनदास जो है विदेशी स्रोत का शब्द है। रोशनदास, रोशनदास नहीं होगा यहाँ पर, रोशनदान होगा। वही सोचा, रोशनदान है, क्या है? रोशनदान। ठीक है, विदेशी स्रोत का शब्द है। आलस आप सभी का क्या है? तद्भव शब्द है। आलस तद्भव शब्द है। आज आप सभी का तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, एक का अर्थ ऐतराज है। विघ्न का, संकट का, विपत्ति का, आपत्ति का। आपत्ति का अर्थ क्या है? ऐतराज। चलिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है पार्वती का, आप सभी को बताना है। पार्वती की मैंने कल ही बताए थे पर्यायवाची शब्द, आज आप सभी को लोगों को वो उनका काम आएगा। गिरिजा नहीं, अपर्णा नहीं है, शैलजा नहीं, शिवानी नहीं। तो कौन सा 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है? बी, अपर्णा नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है अपर्णा। ठीक है, गिरिजा, शैलजा, भवानी, शिवानी हो गया, अपर्णा हो गया। तो ठीक है, गिरिजा, शैलजा, शिवानी, भवानी, और अपर्णा। अपर्णा का अर्थ होता है आत्मसमर्पण, अपर्णा नहीं है। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अब्ज का अर्थ होता है, तो अब्ज का अर्थ क्या होता है? कमल। और अब्द का अर्थ क्या होता है? तो अब्ज का अर्थ कमल होता है। अब्द का अर्थ क्या होता है? ये पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब्ज दे दिया जाएगा और अब्ज दे दिया जाएगा, अब्ज और अब्द दे दिया जाएगा और साथ में आप सभी को ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप सभी को ऐसे दे दिया गया तो आप लोग आंसर कीजिए। अब्ज का अर्थ कमल होता है। अब्द का अर्थ क्या होता है? तो वर्ष, शस्त्र होता है, वर्ष होता है, टलीर होता है, यक्ष होता है। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वर्ष होता है। अब्द का अर्थ होता है वर्ष। ठीक है, जैसे शताब्दी, शताब्दी। ठीक है, शब्द इसी अब्द के योग से बना हुआ है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। धार्मिक, कुख्यात, प्रत्यय से बना शब्द नहीं, आप सभी को बताना है। धार्मिक, इसमें एक प्रत्यय लग गया है। ठीक है, धर्म प्लस एक। और कुख्यात, ठीक है, कुख्यात। पाठक, ठीक है, पाठ प्लस अक। शालीनता, ठीक है, शालीनता, शालीन प्लस ता, शालीनता। ठीक, तो आप सभी का इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर आंसर बी हो जाएगा। कुख्यात में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आप सभी की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती रहें और आप सभी लोग मुझे मोटिवेशन देते रहें क्लास करवाने का। बाकी आप लोगों को 80 में से 75 दिलवा के रहेंगे, ये मेरा काम है। बाकी आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लेना, लाइक कर देना हर वीडियो को, सभी वीडियो को लाइक किया करिए। उसके साथ में आप लाइक करने में क्या जाता है, बटन पर क्लिक किए, लाइक हो गए। उसके साथ में दोस्तों शेयर भी कर दिया करिए, ग्रुप्स में डाल दीजिए, जिसको हिंदी क्लासेस जरूरत हो उसको डाल दीजिए। एक भी प्रश्न कहीं भी हिंदी का बनता है तो इसी से कवर हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिस सेट आप सभी को 100 कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब 80 में से 75 प्रश्न आएंगे। 80 में से 75 प्रश्न हलवा नहीं लाना हिंदी में,
80 में से 75% ले आएंगे तो जीएस के 40% में आप सभी को कितने, अगर 25% ले आएंगे तब भी आप सभी का 100 प्लस पहुंच जाएगा। तो आप लोग समझिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर 100% पूरे हो जाएंगे। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय आप सभी को बताना है। 43 नंबर प्रश्न। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द में पांडु से आ प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। ठीक है। तो पांडु क्या है? संज्ञा है, और आ प्रत्यय जुड़ जाता है तो पांडव हो जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक मतलब हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, फिर एक तीसरा अन्य आ जाता है। तो हम, जैसे ये हम हो गए, मैं हूँ। ठीक है। ये आप हैं तो यू हैं। ठीक है, मतलब आप हैं, तुम हो। ठीक। अब वह तीसरा हो जाएगा, वह, वह। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उसके। क्या हो जाएगा? उसके हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। चलिए दोस्तों, हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कल ही बताया था, आज भी बता रहे हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है। चलिए दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी में पद कितने होते हैं? हिंदी के पदों के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के पद होते हैं। कितने? 5 प्रकार के पद होते हैं। और 5 प्रकार के पद कौन कौन से होते हैं? सॉरी, 5 प्रकार के भेद पूछ रहा है, पद नहीं। हिंदी में भेद, पद कितने प्रकार के होते हैं? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। क्षमा करना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हिंदी के में पद के 5 भेद माने जाते हैं। कितने? 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। 5 भेद माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न वाक्य में, चलिए दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसमें जो कोष्ठक में दिया गया है शब्द देर तक, इसका जो है बताना है परिचय। रात में देर तक बारिश होती रही, तो इसमें क्रिया विशेषण है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय, ये कुछ नहीं है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, देर तक बारिश होती रही, इस क्रिया विशेषण है। चलिए दोस्तों, हम लोग 48 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में उत्तर बताना है। मोहन ने पढ़ा। मोहन ने पढ़ा है। आप सभी को 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। ठीक है, वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा, मोहन ने पढ़ रहा था, ये तो गलत है। मोहन ने पढ़ा था, तो मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, बी वाला आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह संदिग्ध भूतकाल में है। ठीक है। चलिए दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो नदी क्या है? आप सभी की संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है नदी। ठीक है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप सभी को 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 50 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का नीचा हो जाएगा, इसमें यह संज्ञा है। ठीक है, नीचा क्या हो जाएगा? संज्ञा है। सॉरी, सी नहीं होगा, इसमें बी होगा। कौन सा? बी होगा। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचा, नीचा, गहरा विशेषण है। ये सब क्या है? ऊंचा, नीचा, गहरा विशेषण है। और आप सभी का बी हो जाएगा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, वाक्य का आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान क्या होता है? अलग होने के अर्थ में। चलिए, हम कान से सुनते हैं। ठीक है, मोहन से उठा नहीं जाता। राम ने, बी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो मैंने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है? 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। ठीक है, 52 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मैंने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, अच्छा, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहता है कि सही दिशा में आप सभी को चीज़ें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और नहीं, अगर आप सभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती, समस्या होती, कमेंट बॉक्स में डालिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है? अपादान कारक, डी सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है। तो डिबिया हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, कि दात्री हो जाएगा, कि जीव हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो खटमल, खटमल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो चना है, अरहर है, बाजरा है, उड़द है। ठीक है, तो आप सभी को 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है। अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है। चना है पुल्लिंग, बाजरा है पुल्लिंग, उड़द है पुल्लिंग। ठीक है, तो ये सब पुल्लिंग है। बाकी आप सभी के अरहर सिर्फ जो है स्त्रीलिंग है। और आप सभी के हो जाएंगे, जैसे ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मकई हो गया, मूंग हो गई, ये सब आप सभी के पुल्लिंग है। तो मूंग को भी याद रखना, क्या है? मूंग क्या है? आप सभी की पुल्लिंग है। और ज्वार भी है, पुल्लिंग है, मकई भी पुल्लिंग है, लेकिन आप सभी का स्त्रीलिंग है। बाकी जितने ठीक है, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। भेड़ चरी भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप होगा। तो भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप बताना है। तो भेड़ें चर रही हैं, भेड़ाएं चर रही, ये भी नहीं होगा। भेड़ों चर रही, ये भी नहीं होगा। भेड़ें चर रही हैं और कि भेड़ें चर रही हैं, तो ये इनमें से आप सभी को डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन 56 नंबर क्या हो जाएगा? ए, भेड़ें चर रही हैं। और भेड़ें चर रही हैं, तो आप सभी का अंतर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न। आंसर बताना है। चिड़िया, ऊपर ले जाते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया होता है, चिड़ियों होता है, चिड़ियों होता है, कि चिड़िया होता है? तो 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चिड़िया होता है। क्या? चिड़िया होता है बहुवचन। ठीक है, चलिए दोस्तों, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर बहुवचन बनाते हैं। आप सभी को लोगों को कल बताया गया था, और आज भी वही चीजें दोहराई जा रही हैं। चलो दोस्तों, हम लोग 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। 58 नंबर प्रश्न। तो 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चक्रपाणि नहीं है, इसमें बताना है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखर नहीं, चक्रपाणि नहीं, राजपुरुष नहीं, चंद्रकांत नहीं। तो चक्रपाणि, राज चंद्रशेखर और चंद्रकांत, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। राजपुरुष जो है बहुब्रीहि समास नहीं है। और राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। बाकी सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। बहुब्रीहि समास होता है क्या है? जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर क्या बनाते हैं? तीसरा पद बनाते हैं। ठीक है, तो वह क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी का आ जाए लंबोदर, तो लंबोदर गणेश भगवान का क्या होता है? दूसरा नाम होता है, पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची जब आ जाए किसी शब्द के, किसी नाम के, किसी शब्द के, तो आप सभी लोग उसको लगाएंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके हाथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विष्णु। चक्रपाणि का अर्थ पर्यायवाची किसका है? विष्णु का है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, मतलब शिव। ठीक है, महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। तो ये सब क्या हो जाते हैं? आप सभी के बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास बहुत देख लिया। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानो। मिश्र वाक्य को पहचानना है आप सभी को। तो आप सभी को 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बी हो जाएगा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। सी हो जाएगा, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्य उदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो आप सभी को बताना है। ठीक है, तो उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। 59 नंबर का आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य होते क्या हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। ठीक है, तो आप सभी का 10वीं की परीक्षा थी, तो उसने जो परीक्षा थी वह 10वीं की थी। तो परीक्षा देना यह क्या हो जाएगा? अधीन वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और वाक्य आप सभी के 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, और अगर अर्थ के अनुसार पूछ लिया जाए तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। 8 प्रकार हम लोग पहले ही प्रैक्टिस सेट में डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग जाकर उसको देखिए और उसमें आप सभी को आंसर मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमको दोहरा कर डिस्कशन करना पड़ता है, उसी के लिए समय ज़्यादा लग जाता है। चलिए दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग।
60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 60 नंबर प्रश्न का दोस्तों आंसर कीजिए। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य को पहचानना, ऊपर भी पहचाने थे नीचे भी पहचानना है। आप सभी को परिभाषा भी बता दी गई है, ठीक है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, भी नहीं होगा। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर पहुंचा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मीना अच्छा गाना गाती, ये भी नहीं होगा। आप सभी का ये हो जाएगा। एक वाक्य पर दूसरा, पहले वाक्य पर दूसरा उपवाक्य जो है निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो छाता लेकर जाना, छाता लेकर जाना यह किस पर निर्भर है? बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग 61 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? तो यह पूरा है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? आप सभी का सी सब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। हाथ डालना, हाथ डालने का मतलब होता है शुरू करना। 62 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। हाथ 62 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुरू करना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 63 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ठीक है, श्लेष का, विरोधाभास का, विभावना का, विशेषोक्ति का। तो 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। विभावना का आंसर हो जाएगा सी, विभावना का। ठीक, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना हो जाएगा। बिन पग चले सुने बिन काना, अर्थात बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, ठीक है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना कहलाता है। तो आप सभी का है बिन पग चले सुने बिन काना, ठीक, तो हो जाएगा विभावना अलंकार, ठीक है। और श्लेष अलंकार वगैरह, पानी रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और एक दोस्तों होता है विरोधाभास। जैसे विरोधाभास में क्या होता है? मीठी लगे अखियन लुनाई, ठीक है। मीठी लगे अखियन लुनाई, लुनाई मतलब होता है लोन, मतलब होता है नमक, ठीक है। मीठी मतलब मीठा, नमक मीठा लगे, मतलब दोनों अपोजिट बातें हैं। तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप लोगों को जितना भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट में है। बाकी आप लोगों को कंटेंट जब डिस्कशन किया जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 80 में से 75 यहीं से आ जाएंगे। कहीं से पढ़िए 80 में से 75 आएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पीपीटी पढ़ाई नहीं जा रही, पीपीटी बनाई नहीं जा रही। आप सभी के पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो जैसे आप सभी को बुक्स के माध्यम से आप सभी को डिस्कशन किया जा रहा है, और बुक्स ही सभी चीज़ों का आधार होती है। कोई भी टीचर चाहे जितना महारथी हो, बिना बुक पढ़े आप सभी को पढ़ा ही नहीं सकता। तो जब हम डायरेक्ट बुक ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहीं से कुछ चूक के जाने की बात ही नहीं होगी। सारी चीज़ें फंस जाएंगी इसी से। एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, चाहे जो हो, सब कुछ इसी से आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए, 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद भी बताना है। 64 नंबर प्रश्न है, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है 64 नंबर प्रश्न का, वहाँ एमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ एमक अलंकार कहलाता है। एमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एमक अलंकार हो जाएगा। और पहली बेर का हो जाएगा 3 बेर खाती थी, ठीक है। वह 3 बेर खाती थी, मतलब पहली बेर का मतलब हो जाएगा फल, एक बेर होता है। दूसरा बेर का मतलब हो जाता है समय। चलिए दोस्तों, बेर आप सभी का एक फल आता है बेर, ठीक है। आप लोग जानते हो, मार्केट में मिलता भी होगा सीजन पे। और बेर मतलब होता है टाइम। कितने टाइम खाती थी? वो 3 टाइम खाती थी। और कितने बेर खाती थी? 3 बेर खाती थी, ठीक है। ये हो जाएगा आप सभी को लोगों का आंसर। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। डी सही हो जाएगा। ऊपर वाला 64 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। निम्न वाक्य को रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है। रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है। सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। बी, आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी हो नहीं है। सी, प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और आयोजन की तिथि और समय की संरचना दी जानी चाहिए। तो गलत विधि आप सभी को बताना है। तो गलत विधि क्या हो जाएगा? आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी होता है। बी वाला आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? समाचार के माध्यम से, उद्घोषणा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो उद्घोषणा के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से? उद्घोषणा के माध्यम से होता है। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है?
निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई और एनएनएस, ठीक, एनएनएस, इसमें से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं? 67 नंबर प्रश्न का। तो यूनेस्को समाचार एजेंसी नहीं है, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक या इकाई है जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। यूनेस्को यह है। बाकी तीनों यूएनआई, पीटीआई और एनएनएस सभी क्या है? समाचार एजेंसियां हैं। चलिए दोस्तों, 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है? रामनरेश त्रिपाठी को, बद्रीनारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? आप सभी को बताना है। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कवि सम्राट की उपाधि दी किससे दी गई थी? तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को दी गई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई थी, ठीक है। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास को जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नहीं है, हम लोगों का अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण की गुप्त कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रिय प्रवास रचना है, ठीक है। तो आप सभी का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अब कौन सा प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथवध मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं और प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध जी की है, कवि सम्राट जी की है। कवि सम्राट किसको जो कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। और आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध जी को किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, बेटा यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? आप सभी को बताना है। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी की एक कहानी है दादी माँ। दादी माँ के लेखक, पहले ही प्रश्न यही था दादी माँ से संबंधित, शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक है। दादी माँ यह किस विद्या की रचना है? कहानी विद्या की। चलिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? यह कथन किस कहानी से है? ठीक है, यह कथन किस कहानी से है? तो कामचोर कहानी से है। कामचोर कहानी से है यह कथन। और कामचोर कहानी किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का है दोस्तों आंसर। माधुरी नामक फिल्म की नायिका का क्या नाम था? माधुरी नामक फिल्म की नायिका का क्या नाम था? सुलोचना नाम था। क्या नाम था? सुलोचना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले, अभी उक्त काव्य पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दीवानों की हस्ती। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले, अभी उक्त काव्य पंक्ति दीवानों की हस्ती से ली गई है, ठीक है। अच्छा, दीवानों की हस्ती के रचयिता कौन है? आप सभी को बताना है। भगवती चरण वर्मा जी जो है इसके रचयिता हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ठोढ़ा कौनो ठंग लायो। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। तो सूरदास जी हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 75 नंबर पहले पढ़ना है यह पैसेज, उसके बाद में हम लोगों को उत्तर बताना है। पिछले 5 सालों में दिगने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार के एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से कम वजन होना, पोषण तत्वों की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण माना जाता है, ठीक है। शुरुआत में यदि बच्चे की लंबाई कम रह गई तो उसके बाद में उसकी, एक सेकंड आगे बढ़ा लेते हैं, हाँ, रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपित कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविध कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती हैं। समुचित आय ही होगी तो बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण के से 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों में चुनौती दूसरी है। यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है।
इसकी एक बड़ी वजह है दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना। बाहरी खेलों में हिस्सा लेने शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था, कोरोना काल में तो यह एकदम बंद हो गया। ठीक है, तो आप सभी को आंसर बताना है। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं? वजन कम होने की, भोजन की कमी होने से, मोटापा से। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी? कुपोषित बच्चों की संख्या में, मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या में, ज़्यादा वजन वाले बच्चों की संख्या में, कम लंबाई वाले। तो कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। ठीक है, आप सभी का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही। चलिए दोस्तों, हम लोग 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुपोषण को दूर किया जा सकता है, कुपोषण को दूर किया जा सकता है कैसे? खाद्य सुरक्षा से, खाने से विविधता से, आर्थिक आय बढ़ाने से, उपरोक्त सभी या इसमें से चुन लीजिए आप लोग। 2 3 3 1 1 2 या 3 2 3। आप सभी को आंसर बताना है 77 नंबर प्रश्न का। तो 1 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक आय बढ़ाने से मतलब नहीं, खाद्य सुरक्षा से, खाने से विविधता से। ठीक है, खाने में विविधता से में होगा, खाने में विविधता से। चलिए दोस्तों, इस पद्यांश को पढ़ना है, आप सभी को आंसर देना है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता में उक्त भाव की प्रेरणा देते हैं। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उक्त भाव की प्रेरणा देते हैं एकता और आगे बढ़ने की, एकता और तेज चलने की, आगे बढ़ने और तेज चलने की, तेज चलने और कर्म की। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, ये सही हो जाएगा, एकता और आगे बढ़ने की। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत वाला शब्द नहीं है, तो 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो वीरानो। चलिए दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और यह लास्ट प्रश्न है। कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसके ओर संकेत करता है? ठीक, 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का हो जाएगा सी, समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर। ठीक है, पीड़ाओं में पलना होगा, समस्याओं में